41 पीवी इसका बिजनेस वन शॉट हो जाता है, किसी को समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आइए बात करते हैं और थोड़ा सा एक अलग सिनेरियो से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, तो आपको अच्छा लगेगा। जस्ट हर इंसान जीवन में एक अच्छी हेल्थ चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर गुड हेल्थ। हर इंसान जीवन में अच्छी हेल्थ चाहता है। और अच्छी हेल्थ का पैरामीटर्स क्या हैं? कहां से मिलेगी अच्छी हेल्थ आपको? जाहिर सी बात है, गुड फूड। जब आप अच्छा खाना खाएंगे तब आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। गुड एयर, जब अच्छी सांस लेंगे, अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे, तब आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। और इसके साथ साथ तीसरी चीज जो है वो क्या है? गुड वाटर, यानी कि अच्छा पानी पिएंगे तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी। खाने पर तो हम सभी का फोकस रहता है, मैक्सिमम लोग खाने पर फोकस करते हैं कि भाई हमारे विटामिन्स कैसे हैं, हमारे मिनरल्स कैसे हैं, हमारे खाने में प्रोटीन है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गुड फैट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम खाने पे तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पानी पे फोकस तो करते हैं, लेकिन उतना फोकस नहीं करते हैं जितना कि हमें करना चाहिए। जितना जरूरी हमारे लिए खाना है, उतना ही जरूरी हमारे लिए पानी भी है। उतना ही जरूरी हमारे लिए पानी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने का काम पानी का है। ऑफ कोर्स अगर पानी नहीं होगा, सूखा ही सूखा होगा, लिक्विड होगा ही नहीं, तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? पहली बात। खाना डाइजेस्ट होने के बाद में कहाँ जाता है? स्टमक से कहाँ गया? छोटी आंत में गया। छोटी आंत में जाने पे वहां पर क्या होगा? वहां पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, वेस्ट आगे बढ़ जाएगा बड़ी आंत में, वहां भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, और जो बाकी बचा वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब अगर पानी शरीर में नहीं है तो ये एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिशन है, ये एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से आपकी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा? तो ऑफ कोर्स पानी तो बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो न्यूट्रिशन सूखा सूखा थोड़ी जाएगा, वो ब्लड के माध्यम से ही तो जाएगा। तो ब्लड में क्या होगा? कंटेंट वाटर है। मैक्सिमम कंटेंट तो ब्लड का वाटर ही है, 70% तो वाटर ही है। तो वाटर तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अच्छे पानी की खूबी क्या है, ये समझते हैं, है ना? द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वाटर, अच्छे पानी की क्या खूबी है? तो अच्छे पानी की तीन खूबियां हैं। नंबर एक, पानी कैसा होना चाहिए? माइक्रो क्लस्टर में पानी होना चाहिए। थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। माइक्रो क्लस्टर का मतलब ये हो गया कि पानी हल्का होना चाहिए। पानी हल्का होना चाहिए। पानी बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर कैसी बातें करते हैं, नर से क्या कहते हैं, नीर से पतला कौन है? पानी से पतला भी कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, पानी से पतला भी हो सकता है, पानी को भी पतला किया जा सकता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है? पानी को पतला कौन करता है? चलिए देखें, हमारे पास कुछ लोग हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो पानी को पतला कर देता है। एनीबडी, किसी को आइडिया है? एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पानी को भी पतला कर देता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे पास एक प्रोडक्ट है एक्टिव 80 जो पानी को पतला कर देता है। इसी कारण से तो एक्टिविटी मिलाते हैं, और पानी क्या होता है, गहराई में चला जाता है जमीन के। तो पानी कैसा होना चाहिए? पानी पतला होना चाहिए, पानी बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। जनरली जो पानी हम लोग यूज करते हैं टैप वाटर के थ्रू, आरओ वाटर के थ्रू, वो पानी क्या होता है, वो 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का वेट होता है उसके अंदर। 15 से 20 मॉलिक्यूल होते हैं जो हम आरओ आरओ वाटर यूज करते हैं, जो हम टैप वाटर यूज करते हैं। लेकिन उसी जगह पर जब हम एल्कलाइन वाटर यूज करते हैं, जब हम कुक्कू एल्कलाइन पिक्चर का वाटर यूज करते हैं, तो उसमें 4 से 5 मॉलिक्यूल का वाटर होता है। वो 4 to 5 मॉलिक्यूल का वाटर होता है। ये पहली चीज है जो समझने वाली है।
जनरली पानी जो हम पीते हैं वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है, जबकि जो पानी एल्कलाइन है, कुक्कू एल्कलाइन वाटर का जो मॉलिक्यूल वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो 4 to 5 का है। आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, पानी भारी हो या पानी हल्का हो? फर्क पड़ता है। आप लोग कहते नहीं हो सर वहां पर भूख बहुत अच्छी लगती थी, खाना बड़े अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था, क्यों? क्योंकि वहां का पानी हल्का था। कहते हो ना आप लोग कि सर वहां भूख बड़ी अच्छी लगी, वहां गए थे 4 दिन के लिए, भूख भी अच्छी लगती थी, खाना भी बड़े अच्छे से हजम हो जाता था, और डाइजेशन भी बड़ा अच्छा रहता था, पेट भी अच्छे से साफ हो जाता था, क्योंकि वहां का पानी हल्का था। यहाँ भोपाल का पानी उतना अच्छा नहीं है, यहाँ कानपुर का पानी उतना अच्छा नहीं है, यहाँ के पानी में भारीपन ज्यादा है। तो देखा जाए भारी क्या है, 1 लीटर वहां भी 1 लीटर यहाँ भी, मॉलिक्यूलर वेट में अंतर है। अब मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, कैसे मानोगे इस बात को? मैंने भी नहीं मानी ये बात। कैसे मानोगे? आप जब अपने घर में कुक्कू एयर क्या कहते हैं अल्कलाइन वाटर का ले आओगे, ये पिक्चर ले आओगे, जब आप अपने यहाँ पिक्चर ले आओगे, तो उस पिक्चर के पानी को लाना, 1 ग्लास पानी में डालना, एक ग्लास में पानी डालना, मतलब अल्कलाइन वाटर को 1 ग्लास में डालना आप, और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देना, जीरा। आप ही करिएगा, जिसके किसके किसके पास आ गया है? वंदना जी के पास आ गया है, अरे वाह। रविंद्र अंकल के पास भी आ गया, पद्मजा जी आपके पास भी आ गया है, दैट्स ग्रेट। कीर्ति जी के पास भी आ गया, रितु जी आपके पास भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो अभी ये प्रोग्राम खत्म हो, प्रोग्राम खत्म होने के बाद पहला काम हम क्या करेंगे, वो जो अल्कलाइन वाटर है उसको एक कांच के ग्लास में लेंगे, तकरीबन तकरीबन 50 ml आसपास, 50 ml आसपास लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जीरा उसमें डालेंगे। दूसरा ग्लास लेंगे, उसमें भी थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जस्ट 50 सेकेंड या 30 सेकेंड्स बाद आप देखेंगे कि वो जीरे की जो तासीर है, जीरे का जो कलर है, जीरे के जो गुण हैं, वो उस पानी में 30 सेकेंड के अंदर आ जाते हैं। 30 सेकेंड्स के अंदर जीरे का गुण उस पानी के अंदर आ जाएगा, जीरे का कलर उस पानी के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है जीरे के अंदर पेनिट्रेट कर गया। 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर जो हमारा एल्कलाइन वाटर है वो उस पानी जीरे के अंदर पेनिट्रेट कर गया, और जीरे ने अपना गुण छोड़ दिया पानी में। आप लोग कहते हैं, मैं ही आपको सिखाया करता हूं कि भैया धनिया 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच रात में भिगो दीजिए, और सवेरे उठने के बाद में उस धनिया के पानी को छान कर पी जाइए, अगर आर्थराइटिस है किसी को तो। सिखाते हैं ना हम आपको। तो क्यों सिखाते हैं कि रात भर के अंदर धनिए का जो अर्क है वो पानी में आ जाएगा। लेकिन अगर ये पानी आपका एल्कलाइन वाटर है, अगर ये पानी आपका अ, अ, जो मोदी केयर का ये कुक्कू एल्कलाइन वाटर पिक्चर से पानी निकाला गया है, तो उसको रात भर छोड़ने की जरूरत नहीं है नीलमा दीदी, उसको रात भर छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसको आपने डाला और आधे घंटे बाद आप चेक करोगे धनिया का सारा जो अर्क है वो पानी में आ जाएगा। तो ये सिद्ध कर दिया इस चीज ने कि पानी पतला है, पानी हल्का हो जाता है, पानी पतला हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पेनिट्रेशन डीप लेवल पे हो जाता है, सेल लेवल पे पानी पेनिट्रेट कर जाता है, सेल लेवल पे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ये बड़ी गहरी बात है। ठीक है, तो माइक्रो क्लस्टरिंग यानी कि जो पानी के क्लस्टर हैं वो माइक्रो में हो जाते हैं, मैक्रो में नहीं, माइक्रो में हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, वो पानी पतला हो जाता है, पहली चीज। अभी मैंने किया है, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, तो इससे पहले मैं जीरा भिगो के आया हूं, और जीरे का कलर देख के आया हूं, हल्का सा येलोइश कलर आ जाता है उसमें, जीरे का पूरा कलर मैं देख के आया हूं, तभी मैं बता रहा हूं आपको ये बात। दूसरी खूबी क्या है इसके अंदर? दूसरी खूबी ये है कि ये पानी होना चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए? ये एंटीऑक्सीडेंट, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का होना चाहिए, ये पानी एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। यानी कि जो हमारी बॉडी की एक सामान्य प्रक्रिया है ऑक्साइडेज, ये जो हमारी बॉडी जो है अपने आप धीरे 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 ऑक्सीडेट होती रहती है, तो ये उसके अगेंस्ट काम करे पानी। हमारी बॉडी जो ऑक्सीडाइज हो रही है,
ये ऑक्सीडाइज होने के अगेंस्ट काम करे, हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज ना होने दे। मैं समझाऊंगा अभी ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है। तो ये तीसरा, दूसरा दूसरा इसका गुण होना चाहिए पानी का। और तीसरा गुण क्या होना चाहिए? तीसरा गुण होना चाहिए एल्कलाइजेशन। ये पानी को एल्कलाइज करे, यानी कि उसको क्षारीय बनाए। ये तीन गुण होने चाहिए पानी के अंदर। पानी हल्का होना चाहिए, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और तीसरी बात है पानी एल्कलाइन होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एल्कलाइन गुण होना चाहिए। ठीक है जी। कैसे पानी को चेक करते हो आप, अल्कलाइन है कि एसिडिक है? पानी अल्कलाइन है या एसिडिक है, कैसे चेक करोगे? क्या है आपके पास तरीका पानी को अल्कलाइन या एसिडिक को उसको चेक करने का? अगर किसी भी पानी का पीएच, वेरी गुड रविंद्र अंकल, अगर किसी भी पानी का पीएच 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, और अगर पानी का पीएच 7 या 7 से ऊपर है तो वो पानी क्या है? वो अल्कलाइन पानी है। समस्या ये है कि आपके घर में जो आरओ वाटर आ रहा है उसको जब आप चेक करेंगे तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो 6.3 से लेके 6.7 के बीच में है, यानी कि आपका पानी स्लाइडली एसिडिक पानी है। आपके पानी का पीएच 6.3 से लेकर 6.7 के बीच का है आरओ वाटर का, तो यानी आप जो पानी पी रहे हैं वो स्लाइटली कैसा है? एसिडिक पानी है। और यही एसिडिटी का जो गुण है पानी का, वो तमाम तरह की समस्याएं हमको पैदा करता है। इसके साथ साथ में जो बड़ी समस्या मैंने बताया कि पानी एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आपके शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कि आपका शरीर धीरे 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 ऑक्सीडाइज होता है, धीरे 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 बूढ़ा होता है। अगर आपका पानी ऐसा है जो कि इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के विपरीत कार्य करता है, तो आप सैकड़ों नहीं, मतलब न जाने कितनी बीमारियों से बच सकते हो, न जाने कितनी बीमारियों से बच सकते हो। चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। एक चीज समझ लीजिए, अगर ये समझ में आ गया आपको तो बाकी कुछ आपको और समझ में आ जाएगा। ये आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है ये बिल्कुल अलग तरह की ट्रेनिंग होगी आपके लिए। एक वर्ड है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये समझ में आएगा तो फिर एंटीऑक्सीडेंट समझ में आ जाएगा इसकी प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सॉरी, ये होता क्या पहले ये समझ लीजिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस is an imbalance of free radicals and antioxidants, is an imbalance of free radicals and antioxidants, एंटीऑक्सीडेंट्स। चलिए बहुत साइंटिफिक नहीं समझाऊंगा आपको, समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। जब भी आप कोई भी ऐसा खाना खाते हैं, जब भी आप कोई ऐसा आहार लेते हैं जो आहार एंटीऑक्सीडेंट फूड से रिच नहीं है, जिस आहार में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये आहार पचने के बाद, ये खाना जब आपके पेट में जाता है तो पेट में जाके क्या करता है खाना? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस करता है तो वहां पर एक वेस्ट पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। जब भी आप कुछ खाते हैं तो ये खाना आगे चलकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। खाने के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को सर्च करते रहते हैं, ये कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स मतलब ये एक अनस्टेबल जो है मॉलिक्यूल है, इसके पास में एक चवन्नी कम है। अब जब एक चवन्नी इसके पास कम होती है तो ये करता क्या है, सुनिए ध्यान से। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं आ रही है? कि मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक चला गया, डॉक्टर तो नहीं बन गया मैं?
मुझे डॉक्टर नहीं, अपना सीनियर समझिए, है ना, सीनियर बन के काम करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो फ्री रेडिकल बना, इसके पास में एक चवन्नी कम होती है। अब जब ये एक चवन्नी कम होती है तो ये अपनी चवन्नी पूरी करने के लिए क्या करता है, दूसरे की पॉकेटमारी करता रहता है। तो जितने हमारे अच्छे सेल्स हैं बॉडी में, जो भी गुड सेल्स हैं हमारे, उन सेल्स को तोड़ फोड़ करके उनकी चवन्नी छीनता है। मेरी एक चवन्नी कम है, मेरी चवन्नी पूरी करो। अब ये चूंकि होता है ताकतवर, तो ये सेल्स को डैमेज कर देता है। अपनी चवन्नी तो पूरी कर लेता है, लेकिन उन सेल्स को डैमेज कर देता है। और यही कारण है कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, जो लोग तनाव ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं। जब फ्री रेडिकल्स यानी कि गुंडे मवाली ज्यादा रहेंगे जिस समाज में, उस समाज में शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और शरीफ यानी कि हमारे सेल्स, हमारे वो सेल्स जो हमको अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, उनका जीना मुश्किल कर देता है। और ये हमको बीमार कर देता है, पूरे समाज में अराजकता फैल जाती है। अब ऐसे में क्या करना है, इन गुंडे मवालियों को कम करना है, तो क्या करोगे आप, पुलिस प्रशासन को सख्त कीजिए, जैसे योगी बाबा करते हैं। तो पुलिस प्रशासन को टाइट करिए, मिलिट्री भेजिए, पुलिस भेजिए। ये पुलिस मिलिट्री क्या होती है, ये होती है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट करते क्या हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट इनको, जो ये चवन्नी इनकी कम है ना, इनको चवन्नी दे देते हैं। कहते तो अपनी चवन्नी पकड़ो, निकल यहां से। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि ये जो चवन्नी कम वाले लोग जो हैं, हम सबको परेशान कर रहे हैं, इनका, इनको वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एंटीऑक्सीडेंट। और इनका मॉलिक्यूल पूरा हो जाता है और ये फिर हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी। खाना खाया, वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की भरपाई के लिए ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं में तोड़फोड़ करते हैं। और स्वस्थ कोशिकाओं में तोड़फोड़ करके हमको बीमार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ले लेते हैं, तो वो इन फ्री रेडिकल्स को, जो चवन्नी कम थी, इनका एक इलेक्ट्रॉन कम था, ये उनका पूरा कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन। और फिर ये हमारे शरीर में तोड़फोड़ नहीं कर पाते, और हम निरंतर लंबे समय तक युवा और जवां बने रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर आपका? क्लियर हो रहा है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा आपको हरी सब्जियों से। ये एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आपको फल से। इसलिए डॉक्टर आपसे कहता है कि भैया फल खाओ, इसलिए डॉक्टर कहता है हरी सब्जियां खाओ, इसलिए डॉक्टर कहता है इंटेलेक्टे खाओ, इसलिए रणवीर सर कहते हैं इंटेलेक्टे खाओ। इंटेलेक्टे क्या है, इंटेलेक्टे इज नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए रणवीर सर कहते हैं रेड कोरियन जिनसिंग खाओ, एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है जी। इसलिए ओमेगा 3 में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कहते हैं ओमेगा 3 खाओ। इसलिए कहते हैं नोनी पियो, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है, इसलिए आपको ये लंबे समय तक स्वस्थ रखने की क्षमता रखते हैं। ठीक है जी। अब लेकिन तुम खाते हो कोल्ड ड्रिंक, तुम पीते हो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक में कोई एंटीऑक्सीडेंट तो है नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक क्या करती है, फ्री रेडिकल्स ऋतु जी ज्यादा पैदा कर देती है। जंक फूड क्यों मना करा जाता है, क्योंकि जंक फूड जवान को तो अच्छा लगता है, लेकिन बॉडी में जितना ज्यादा जंक फूड जाएगा, उतने ज्यादा ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल्स पैदा कर देगा। जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे, जितने ज्यादा गुंडे मवाली होंगे, उतना ज्यादा सुख चैन तुम्हारा छीन लेंगे, समाज में अराजकता ज्यादा फैलेगी, उतना ज्यादा शरीर बीमार होगा। इसलिए कहा जाता है जंक फूड मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, मैदा मत खाओ, व्हाइट शुगर मत खाइए। इसीलिए मना किया था, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स ज्यादा पैदा करते हैं। बहुत ज्यादा धूप में रहेंगे तो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा आप जंक का सेवन करेंगे तो फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे। अब ये अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गई तो क्या होगा, कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, कई तरह की। उनमें से कुछ बीमारियों का मैं नाम बता रहा हूं आपको। और बहुत रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गए तो क्या क्या हो सकता है, कैंसर। पहली समस्या है कैंसर, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, आपके सेल्स के डीएनए ऑफ सेल्स, आपके सेल्स का जो डीएनए है उसको डैमेज कर देता है। डीएनए ऑफ सेल, आपके सेल्स के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखता है ये। तो कैंसर का मतलब क्या हो गया,
डैमेजिंग डैमेजिंग ऑफ डीएनए ऑफ सेल्स। तो सेल्स के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि फ्री रेडिकल्स, और यही आगे आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अगर सेल्स का डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो ये आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा ये, दूसरी कौन सी बीमारी पैदा कर सकता है ये, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। परेशान मत होइएगा, मैं अभी अपने टॉपिक पे ही हूँ, टॉपिक से बाहर नहीं हूं मैं। आप सोच रहे होंगे रणवीर सर पानी पढ़ा रहे थे, पानी पढ़ाते पढ़ाते बीमारियां पढ़ाने लगे ना। ये अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगी, अगर आप ऐसा पानी पिएंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो समस्या क्या क्या हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, हार्ट अटैक जिसे बोला जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर आती है। इसमें होता क्या है, आपकी जो आर्टरी होती है उसके अंदर प्लेक्स बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और फिर वो आगे चल के हार्ट अटैक का रीजन बनता है। तीसरा इससे और क्या हो सकता है, किडनी डिजीज। ये रिसर्च है, किडनी डिजीज ये कब कब होगा, जब आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे, जब आपके पानी और खाने दोनों में एंटीऑक्सीडेंट ना होके फ्री रेडिकल्स होगा। और 6.4 से लेकर 6.7 वाले पानी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब मेरी बात से ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो मैं कहां पहुंच रहा हूं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज, डिमेंशिया, एल्जाइमर, अगेन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसमें एक और होता है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक और बीमारी होती है आर्थराइटिस, जहां कहीं भी इंफ्लेमेशन होगा वहां फ्री रेडिकल जरूर होगा, जहां भी टिस लगा होगा वहां पर फ्री रेडिकल जरूर होगा। आर्थराइटिस, साइनोसाइटिस, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जितना भी टिस होगा उसमें इंफ्लेमेशन, इंफ्लेमेशन मतलब फ्री रेडिकल्स जरूर होंगे, जरूर होंगे। ठीक है जी साहब, चल। तो ये समस्या होगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है, रीजंस क्या क्या होते हैं, चलिए मैं पहले रीजन बता दूं आपको। रीजन क्या क्या होगा, कॉजेज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्या क्या कॉजेज होंगे इसके। नंबर वन, पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। आप कहते हो सर मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूं, सर मैं बहुत अच्छा पानी पीती हूं, लेकिन अगर आपके यहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, अगर आप जो सांस ले रहे हो उस सांस में पॉलेंस बहुत जा रहे हैं, जो सांस ले रहे हो उस सांस में जो नाइट्रोजन है वातावरण में वो बहुत जा रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत जा रही है, जो जहरीली गैसेस हैं वो बहुत जा रही हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे। और फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो पीछे मैंने जो लिखा है ये सब कुछ होने की संभावना रहती है। तो अगर सांस से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि पोल्यूशन ना रहे, हम अच्छी सांस ले सकें, एटलीस्ट जितनी देर घर में रहते हैं उतनी देर तो बेहतर सांस ले सकें, 10 से 12 घंटे बेहतर सांस ले सकें, उसके लिए में क्या करना होगा। हाँ देखो रविंद्र अंकल बोलेंगे, बताओ रविंद्र अंकल क्या करना पड़ेगा। देखो भाई धंधे वाला आदमी हो, अपनी बात ही, अपने गोल से पीछे हटता नहीं, है ना। क्या करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है निशा निगम जी आप, आपके लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत समझदारी वाली बात करी। और यही समझदारी वाली बात हम चाहते हैं सब लोग करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुक्कू एयर प्यूरिफायर लगवाना पड़ेगा अपने घर में। कुक्कू एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगवाइए। कम से कम 10 घंटे कमरे में रहते हो, 12 घंटे कमरे में रहते हो, जो लोग बाहर जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग घर में ही रहते हैं उनकी बात ही अलग है। तो उतनी देर चलता तो आप सांस तो अच्छी लोगे, जब सांस अच्छी लोगे
नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होते नीलेश जी। बॉइल्ड वाटर में आप थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए, फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं। अच्छा, अनम्यूट करना चाहते हैं अंकल, बोलिए आप। इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग देन ऑफ कोर्स। नहीं सर, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था इसलिए बोल नहीं पाया, मुंह कोई से बात तो नहीं, बोल बोलिए रहा सर, था। बोलिए बोलिए सर, क्या करना पड़ेगा उसके बताइए। अच्छा आप। एयर प्यूरिफायर इज द बेस्ट। एयर प्यूरिफायर इज द सोल्यूशन। तो आप इफ यू कैन अफोर्ड, ऑफ कोर्स एयर यस। प्यूरिफायर इज द सोल्यूशन। अपने अपने कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाइए। निश्चित रूप से वो आपकी एयर को प्यूरिफाई करेगा। और एयर थैंक प्यूरिफाइड यू। होगी तो आप सिर्फ एक हल्की हवा ले पाएंगे। जो हवा में भी सेम वही माइक्रो क्लस्टरिंग मैंने बताया आपको, सेम वही हाल हवा का भी है। जब पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको हवा हल्की लगती है। रीजन वही है, उसके अंदर भी हैवी मेटल्स जो है हटा दिए जाते हैं। तो एयर प्यूरिफायर भी ले सकते हैं। चलिए, अब हम आ रहे हैं। तो मैंने बताया पहली चीज है पॉल्यूशन। दूसरी चीज क्या है इसके लिए, क्यों होते हैं फ्री रेडिकल्स, आइए समझते हैं। स्मोक। जो लोग स्मोकिंग करते हैं ये अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनाते हैं। सॉरी, जो लोग स्मोक करते हैं ये लोग ध्यान दीजिए, ये लोग अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, इसीलिए कैंसर होता है। जो लोग टबाको च्यू करते हैं वो कहते हैं ना तमाकू खाने से कैंसर हो जाता है। तमाकू खाने से कैंसर नहीं होता। तम्बाकू खाने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो फ्री रेडिकल्स कैंसर पैदा करते हैं। स्मोक की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो कैंसर पैदा करते हैं। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन। तीसरा एक और रीजन होता है सन एक्सपोजर, फ्री रेडिकल्स के लिए। बहुत ज्यादा अगर आप धूप में रहते हैं तो भी यहां से भी फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, लेकिन ये आपको कैंसर नहीं देंगे। ये आपको क्या देंगे, आपकी स्किन पे आपके आपको आपको सनबर्न दे देंगे। आपकी स्किन का मेलेनिन बढ़ जाएगा। ये सन एक्सपोजर की हो सकता है। एक और चीज है जिसकी वजह से बहुत बढ़ता है ये, एंड दैट इज एल्कोहल। जो लोग लगातार मेरी ट्रेनिंग में बैठेंगे वो अल्कोहल जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूं मैं इसी की बुराई जरूर करता हूं। अल्कोहल वालों को मुझसे बड़ी नफरत हो जाएगी कुछ दिन बाद। अल्कोहल भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे और अगेन परेशान करेंगे। और एक चीज जिससे कोई नहीं बचा, ना कोई बच सकता है। यस। आप खाना अच्छा खा रहे हैं, आप पानी अच्छा पी रहे हैं, आप सब कुछ बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो आपको जल्दी बुढ़ा होने से, जल्दी बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी बुढ़ापे से और जल्दी बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे, अपने मुद्दे वाली बात पे आते हैं कि सीन क्या है सर। वंदना जी, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है हमारी। चल, वी ऑल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी फूड, बट व्हाट अबाउट द वाटर वी ड्रिंक एवरी डे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सबको पता है कि हमारे फूड की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन क्या आपको पता है जो आप पानी पी रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं, एक एक चीज को बहुत गहराई से समझते हैं। We all understand the importance of healthy food, but what about the water we drink every day? How healthy is our water? हमारा पानी कितना हेल्दी है, आइए सीखते हैं, समझते हैं इस बात को। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। आपका शरीर 70% पानी से बना हुआ है। आपका शरीर 70% पानी से बना हुआ है। फैसिलिटेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी। जैसा कि मैंने बताया, आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना जाता है आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद में वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक एक सेल तक कौन सी चीज लेके जाती है, आपका ब्लड। और ब्लड का 70% हिस्सा किस चीज से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर देखा जाए तो आपका ब्रेन 75% पानी से बना हुआ है, लंग्स में 85% पानी है, लिवर में 86% पानी है, स्किन आपकी 64% पानी है, हार्ट में 79% पानी है, और बोन में भी 22% पानी है। तो आपकी बॉडी के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं इन सभी में पानी की भरपूर मात्रा है। बट ऑल वाटर इज नॉट द सेम। लेकिन क्या जितना भी पानी हम देखते हैं ये सारा पानी ड्रिंकेबल है? नो। क्या ये सारा का सारी पानी सेम है? नो। आरओ और रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर में टर्न एसिडिक ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, स्ट्रिपिंग अवे वाइटल मिनरल्स विच माइट मेक इट अनहेल्दी। ये आप सब जानते हो कि आरओ का पानी आप
आपके जो पानी आता है, जो आपकी टैप वाटर आता है, या जो आपकी टंकी से पानी आता है, या जो पानी समरसेबल से आता है, आरओ का पानी क्या करता है, वहां से प्यूरिफिकेशन के चक्कर में मिनरल्स को क्लीन कर देता है, मिनरल्स उससे हट जाते हैं, मिनरल्स उससे हट जाते हैं। और इस चक्कर में ये क्या होता है, ये पानी एसिडिक हो जाता है। आपके टैप वाटर से पानी आया, आरओ में गया, आरओ ने उस पानी को क्लीन करा, क्लीन करने के प्रोसेस में जो मिनरल्स हैं वो उससे हट जाते हैं, और इस प्रोसेस में मैंने कहा कि इसका पीएच वो 6.3 से लेके 6.7 के बीच में रह जाता है, जो कि एसिडिक वाटर है। एसिडिक वाटर में हार्म यू इट कंज्यूम्ड रेगुलर इफ कंज्यूम्ड रेगुलरली। अगर आप लगातार एसिडिक वाटर लेंगे तो निश्चित रूप से ये एसिडिक वाटर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है? डाइजेस्टिव डिस्कंफर्ट, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को ये बहुत खराब कर देता है। कैसे खराब कर देता है? एसिडिटी बढ़ा देता है, एसिडिटी बढ़ा देता है, आपका एसिड रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा, पेट में भारीपन बना रहेगा, पेट में ब्लोटिंग बनी रहेगी, पेट लगेगा खाना खाया है तो खाना वहीं का वहीं रखा हुआ है, खाना नीचे खिसक ही नहीं रहा है, आपको भूख कम लगेगी। इस तरह के अगर लक्षण आते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आप अपना पानी चेंज करें और इस तरह के लक्षण आने बंद हो जाए। दूसरी बात यह है कि एसिडिक वाटर आपके एनिमल को जो है वो डैमेज कर देता है, आपके टूथ एनिमल को डैमेज कर देता है धीरे धीरे करके। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैविटीज। अगर लंबे समय तक आप एसिडिक पानी पीते गए, लंबे समय तक आप इसी आरओ का पानी पीते रहे, तो निश्चित रूप से आगे चल के दांतों में कैविटी भी कर सकता है, और आपके दांतों को दांत गिरने भी लगेंगे आपके। इसके साथ साथ में लगातार अगर आप एसिडिक वाटर पी रहे हैं तो ये आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बाधित कर सकता है आपके बोन्स में, और आपकी हड्डियां भी कमजोर पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ में इट कैन कैरोड पाइप्स एंड प्लम्बिंग सिस्टम्स विच में लीड टू मेटल मेटल लीचिंग इनटू द वाटर, पोजिंग हेल्थ रिस्क व्हेन कंज्यूम। बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, क्योंकि कोरोसिव नेचर का होता है ये, तो ये क्या करेगा, ये जिस पाइप से निकल रहा है, जिस पाइप से निकल रहा है वहां पर भी वहां के मेटल्स को भी आपके साथ में आपके पानी में लाके दे सकता है, तो वो अगेन आपके लिए बीमारी करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको पूरा सारा ज्ञान दिया इसका, यहां से समझिए इसको। फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इफेक्ट ऑन योर बॉडी। मैंने पढ़ाया आपको कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये आपकी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सबको डैमेज करने की क्षमता रखता है। अगर ये हार्ट को डैमेज करेगा तो निश्चित रूप से कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर ये स्किन को डैमेज करेगा तो आप जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, और सनबर्न के या फिर मेलाज्मा यानी कि झाइयों के निशान आपके चेहरे पे दिखाई पड़ सकते हैं। अगर ये किडनी को डैमेज करेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो किडनी फेलियर हो सकता है। अगर ये जॉइंट्स को डैमेज करेगा तो ना सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। अगर ये लंग्स को डैमेज करेगा तो अस्थमा और एलर्जी हो सकती है। अगर ये ब्रेन को डैमेज करेगा तो अल्जाइमर, पार्किंसन, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और स्ट्रोक यानी कि लकवा भी मार सकता है। अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज करता है आपके इम्यून सिस्टम को, तो निश्चित रूप से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होंगे, बार बार आप बीमार होंगे, हर सीजन चेंज होगा आप बीमार पड़ेंगे। अगर ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा यानी कि रक्त वाहिनियों को डैमेज करेगा, तो वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हो गया कि आपकी रक्त वाहिनियों के बीच में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, किसी ऐसे पदार्थ का जम जाना जो मोम की तरह होता है, वो आपकी रक्त वाहिनियों में जम जाता है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके साथ साथ में मल्टी ऑर्गन यानी कि डायबिटीज भी कर सकता है, जल्दी बुढ़ापा आ सकता है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यानी कुल मिला के कहा जाए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे शरीर को डैमेज करने की क्षमता रखती है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एल्कलाइनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको क्षारीयता की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि एसिडिक तरफ जाना पड़ेगा। एसिडिक जो है, जो भी एसिडिक एटमॉस्फेयर है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। कहने का तात्पर्य ये है। कैन ड्रिंकिंग वाटर बूस्ट योर हेल्थ टू नेक्स्ट लेवल? यस, बिल्कुल सही बात है। मोदी केयर ब्रिंग्स यू द आजादी टू चूज हेल्दी वाटर। किस नाम से आता है? कुक्कू के नाम से आता है। कुक्कू, मोदी केयर इन एसोसिएशन विद कुक्कू इंट्रोड्यूसिंग प्रीमियम एल्कलाइन पिक्चर। इट हेल्प्स एलिवेट पीएच लेवल,
रेंडरिंग वाटर एल्कलाइन। ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालेंगे, यहां से आप पानी डालेंगे, यहां पर पानी भरेगा, ये पानी छन के नीचे आएगा जग में, तो ये पानी क्या होगा, यहां तो एसिडिक जाएगा, ऊपर जो जाएगा ये तो एसिडिक पानी जाएगा आपका आरओ का, लेकिन जब इस कार्टिज से छन के नीचे गिरेगा तो वो पानी एल्कलाइन पानी होगा। और ये पानी क्या करेगा, ये पानी आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाएगा, जिसकी वजह से 100 बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ में इसके अंदर ये क्या करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बढ़ाएगा आपका, ये एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बढ़ाएगा और पानी में मिनरल्स पैदा करेगा। जो मिनरल्स कम हो रहे थे आपके, जिन मिनरल्स की कमी आपके अंदर पाई जा रही थी, ये उन मिनरल्स को बढ़ाएगा। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पत्थर हैं, मैंने देखे हैं। वो पत्थरों से जब छन के पानी नीचे उतरता है तो वो पानी में मिनरल्स डाल देता है, मिनरल्स की क्वालिटी उसके अंदर पैदा कर देता है। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बढ़ जाता है और उसके उसके अंदर मिनरल क्वालिटी भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म्स रेगुलर वाटर इनटू ए हेल्दियर ऑप्शन फॉर बेटर हाइड्रेशन। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि पानी पतला हो जाता है, और जब पतला पानी हो जाएगा तो एक एक सेल आपका हाइड्रेट हो जाएगा। तो आपको जो एक्सेसिव थ्रस्ट लगती है, बार बार कई बार ऐसा होता है कि आप पानी पीते हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती, आप कहते हो पानी तो बहुत पी लिया हमने लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। क्यों नहीं बुझ रही प्यास? क्योंकि वो पानी क्या कर रहा है, वो पानी आपके सेल्स में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है। वो पानी इतना भारी पानी है कि सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इस पानी को आप पिएंगे तो आपके सेल तक ये पानी पहुंचेगा, सेल्स में पानी पहुंचेगा और आपके सेल्स हाइड्रेट हो जाएंगे। हेल्दियर वाटर फॉर ए हेल्दियर यू। ठीक है, क्या इसके फायदे होंगे? नंबर एक, इंप्रूव्ड हाइड्रेशन, यानी कि आपकी प्यास को अच्छा रखेगी, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा कुल मिला के। क्योंकि मैंने बताया कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, जब जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेल लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे, और फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो वो आपके शरीर को क्या डैमेज करेंगे, मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं इसके ऊपर। तो ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो मैंने समझाया तभी आपको। इसके साथ साथ में आपके पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, यानी वाटर का पीएच लेवल जो है वो 7 से ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ में ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है, मल मूत्र पसीने के रास्ते। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता रखता है। अगर जिन लोगों का लीवर फैटी है उनको जरूर एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ में आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। आपको अगर सर पानी से एनर्जी लेवल कैसे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर क्या पानी से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है? जी नहीं सर, पानी से एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता। बेसिकली पानी जब अभिषेक भैया आपके सेल्स तक पहुंच जाता है, आपकी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, तो आप अपने आप को हाइड्रेट फील करते हो। हमेशा आपको लगता है कि नहीं मैं हाइड्रेटेड हूं, और उस समय आप फुल एनर्जी के साथ में काम करते हो। लेकिन जब आपके सेल तक पानी पहुंचता नहीं है तो उस समय आपको फटीग लगती है, आपको थकान लगती है। तो ये क्या करता है, ये आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने कहा, बोन हेल्थ को अच्छा रखता है ये, आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, और आपका बुढ़ापा रोक देता है। आपका एंटी एजिंग इफेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। आप बुढ़े तो होंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे बुढ़े होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, पहाड़ के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग, वो मतलब उनकी एज अगर 60 की भी होती है तो 60 की उम्र में भी चमकते रहते हैं, और हम यहाँ 40 में भी डैमेज हो जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि पहाड़ के लोग, उनकी हवा शुद्ध होती है, उनका पानी शुद्ध होता है। तो पानी शुद्ध है और हवा शुद्ध है, तो निश्चित रूप से एंटी एजिंग इफेक्ट्स उसमें आएंगे ही आएंगे। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट है? हमारे पास है मोदी कुक्कू, मोदी केयर कुक्कू प्रीमियम एल्कलाइन फीचर। की फीचर्स क्या हैं? जाहिर सी बात है, आपका की फीचर ये है कि इससे जो पानी निकलेगा उसका पीएच लेवल कितना होगा, वो 9.5 से ऊपर होगा। 9.5 से ऊपर होगा। 9.5 से ऊपर का पानी है तो वन ऑफ द बेस्ट पानी है, ड्रिंकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट पानी है। इसके साथ साथ में ये क्या करेगा, ये पानी आपकी, फिर मैं कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, जो बुढ़ापा आ रहा है, वो बुढ़ापे को रोक देगा। जो बॉडी के में सेल्स डैमेज हो रहे हैं लगातार ज्यादा मात्रा में, उन सेल्स की डैमेजिंग को रोकने की क्षमता इसके अंदर है। 5 स्टेज का फिल्ट्रेशन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कार्टेज है इसके अंदर, जो कि इंडिकेट कर देती है, जब अगर खराब हो जाएगी तो वो इंडिकेट कर देगी कि भैया कार्टेज बदलने का समय आ गया है। और लगभग लगभग 3 महीनों में मुझे लगता है कार्टेज बदल देना चाहिए, अगर आप रेगुलरली इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है जी।
थोड़ा सा, ठीक है। 5 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम मैं आपके सामने बता दूं, इसके अंदर क्या क्या है। एल्कलाइन बॉल्स हैं जो आपके पीएच को बैलेंस रखते हैं और पानी में मिनरल्स को ऐड करते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन है, जो पानी की ऑड्योर को, जो अगर थोड़ी सी रॉन्ग ऑड्योर है उसके अंदर या फाउली ऑड्योर है तो उसको खत्म करता है, केमिकल इंप्योरिटीज को छानता है। तीसरा इसके अंदर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगेन पीएच को इंक्रीज करता है और जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ सेडिमेंट फिल्टर है, जो रेजिडुअल इंप्योरिटीज हैं ड्रिंकिंग वाटर में उसको साफ करता है। इसके साथ साथ में पीपी फिल्टर है, जो क्या करता है, फाइन पार्टिकल्स और डस्ट है उनको फिल्टर कर देता है। स्लीक एंड पोर्टेबल डिजाइन है, फूड ग्रेड एबीएस मटेरियल है, फिल्टर लाइफ इंडिकेटर है, 5 स्टेज फिल्ट्रेशन है, लगभग लगभग 1.25 लीटर पानी की कैपेसिटी इसके अंदर है। एंटी स्किड बॉटम है, यानी कि रपटेगा नहीं, फिसलेगा नहीं बॉटम। सुटेड टू बी यूज्ड ओनली विथ फिल्टर्ड आरओ वाटर, ठीक है। आप फिल्टर्ड आरओ वाटर यूज करिए, उसके लिए बेस्ट वाटर है। सप्लाई वाटर में भी आप यूज कर सकते हो, बॉइल्ड वाटर यूज कर सकते हो, ग्रेविटी फिल्टर्स हैं इसके अंदर, कैंड वाटर यूज कर सकते हो, आरओ फिल्टर यूज कर सकते हो, जो भी है आप ये आप समझ सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है मुझे लगा। जो बेसिकली जो हमें समझना है वो समझना क्या है, हमें एक चीज समझनी है कि इस प्रोडक्ट की खूबी क्या है हमें। हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या बोला जाता है ना, अध के भले ना बोलना, अध की भली ना चूक, अध के भले ना बरसना, अध की भली ना धूप। एल्कलाइन वाटर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। एक आदमी को मैक्सिमम एक दिन में 1.5 लीटर पानी यूज करना है। क्योंकि एक बड़ा सवाल आता है कि सर एल्कलाइन वाटर कितना यूज करना है, क्या पूरे दिन एल्कलाइन वाटर पीना है? नहीं, आपको एल्कलाइन वाटर मैक्सिमम 1.5 लीटर यूज करना है, 1.5 लीटर से ऊपर नहीं। अगर आपके घर में आप 1 लीटर पानी भी एल्कलाइन यूज कर रहे हो तो बेहतर है। अगर आप फुल डे एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो ऑफकोर्स इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। नीलेश जी, इसकी कैपेसिटी है 1.8 लीटर, यानी कि लगभग 2.25 लीटर। ठीक है जी। चलिए, अब आपके कोई भी सवाल अगर हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ बात करना चाहे। हाँ जी, अच्छा, रितु जी प्लीज, रितु जी पूछ। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर दो क्वेश्चंस हैं जो कि अदर जगह सुनने में आए थे। एक तो ये कि क्या इस अल्कलाइन पानी के साथ हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, नंबर वन। और नंबर टू सर, इसमें हमें जैसे हम आफ्टर मील या बिफोर मील हमको कुछ गैप रखने की जरूरत होती है इस पानी को इनटेक करने से पहले? जी नहीं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैडम कोकोनट वाटर है, अब कोकोनट वाटर जो है वो अल्कलाइन वाटर है, ठीक है, कोकोनट वाटर अल्कलाइन वाटर है। तो हमें नहीं लगता कि कोकोनट वाटर के लिए हम सोचते हो कि नहीं खाने के पहले पीना है या खाने के बाद पीना है, जब आपकी मर्जी है तब पी सकते हैं आराम से। हाँ, बिल्कुल कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्लीमेंट्स बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, लेना भी चाहिए आपको। सप्लीमेंट्स इसी वाटर के संग में लेना चाहिए। हल्का पानी रहता है तो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है, इजिली पानी भी डाइजेस्ट हो जाएगा। जिस सप्लीमेंट को कैरी ऑन करेगा उसको सेल लेवल तक लेके भी चला जाएगा आराम से, कैरी ऑन करेगा उसको अच्छे से। हाँ, बहुत आराम से ले सकते हैं, कोई इस तरह का इशू नहीं, कोई इस तरह का इशू नहीं, आप आराम से। हाँ, खाने के बाद, खाने के पहले भी ले सकते हैं आराम से, सप्लीमेंट्स के साथ भी ले सकते हैं। और कुछ पूछना किसी को? किसने किसने लिया है इसको, अपने घर में यूज कर रहे हैं आप, आपके कोई एक्सपीरियंस अगर है तो प्लीज जरूर शेयर करें हमें। आप रितु जी कुछ कहना चाहेंगे, आपने कब से स्टार्ट किया इसको लेना? सर ये जब लॉन्च हुआ था एक्चुअली उसी टाइम मैंने ले लिया था। वेरी गुड। तो काफी लंबे टाइम तक यूज भी किया, काफी लंबे टाइम मतलब 3 मंथ तक मैंने किया था। ओके। बट एक दो जगह मेरे क्वेश्चन इसी वजह से थे सर, क्योंकि ये पढ़ा भी और कहीं सुनने में भी आया था सर, कि सप्लीमेंट्स एक तो हमको इसके साथ नहीं लेने हैं, प्लस हमको मील्स में भी गैप रखना है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना, बिकॉज सप्लीमेंट्स हम लोग सर नॉर्मली लेते ही हैं, वो दिन में चार हम्म। पांच तो रहते ही हैं अपने। जी तो जी। वो गैप करना डिफिकल्ट हो रहा था। अदरवाइज जिसको अगर मैं बोलूँ डाइजेशन के लिए, ऑल्दो सब कुछ बढ़िया है ऑलरेडी, बट लगा कि हाँ पेट हल्का रहता है, बहुत ये हमने खुद महसूस किया। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर लीजिए इसको, क्योंकि मैंने आज बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, बहुत अच्छी स्टडीज करी है मैंने इसके बारे में।
और मुझे किसी भी स्तर पे कोई भी ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली या कोई ऐसा जर्नल नहीं मिला, कोई ऐसा पेपर नहीं मिला जहां पर ये लिखा हो कि नहीं सप्लीमेंट्स के साथ इसे नहीं लेना चाहिए या खाने में कुछ गैप करके लेना है। इवन मैं तो कहूंगा खाने के साथ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, मतलब खाने के साथ अगर अल्कलाइन वाटर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट कि मतलब हम बढ़िया। एसिडिक वाटर लें, बेहतर है कि हम ये वाला पानी लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, चलो, बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स, और किसी ने यूज किया है इस पानी को, इस पानी को यूज किया है? वंदना जी आपने यूज किया, बहुत बढ़िया। बोलिए वंदना जी, क्या बताना चाहेंगे आप? सर इसको हम भी 3 महीने से यूज कर रहे हैं और पानी का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मतलब मीठापन लग रहा है और बिल्कुल भी भारीपन नहीं लगता है। जो बहुत थोड़ा सा मतलब कॉन्स्टिपेशन हस्बैंड को था उसमें भी मतलब काफी आराम है। तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, हम लोग भी इसको 1.5 1.5 लीटर ही पीते हैं, ज्यादा नहीं पीते हैं। और सप्लीमेंट्स वगैरह तो सब साथ में ले रहे हैं सर। हाँ, साथ में ले रहे हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, रेगुलर ले रहे हैं हम लोग। जी। नीलेश जी मैं बता दूं आपको, आयुर्वेद ये बिल्कुल भी नहीं मानता, आयुर्वेद ये बिल्कुल भी नहीं मानता है कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद ये मानता है कि आपकी अलग प्रकृति है, आप वातज हो सकते हैं, आप कफज हो सकते हैं, आप पित्तज हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की प्रकृति पित्त की प्रकृति है वो ऑफकोर्स ज्यादा पानी कंज्यूम करेगा, जिस व्यक्ति की प्रकृति वात की प्रकृति है या कफ की प्रकृति है वो ऑफकोर्स कम पानी कंज्यूम करेगा। आयुर्वेद ये मानता है कि जब आपको प्यास लगे, जितनी आपको प्यास लगे उतना पानी पीजिए। जबरदस्ती ये जो यूट्यूब पे देख देख के या ब्लॉग्स देख देख के आप लोग जबरदस्ती पानी ढकेलते जाते हो, अपने अंदर ऊंट बनने का प्रयास करते हो, प्लीज ये मत करिए। ये आपको अति अंबुपान जिसे बोला जाता है, ये अति अंबुपान जो है आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहुत लोग जो है ना सिर्फ सुबह सुबह उठ के 3 गिलास 4 गिलास पानी पी लेते हैं, ये गलत है। अगर प्यास आपको नहीं है तो नहीं पीना है आपको, नहीं पीना है आपको। अगर प्यास है तो पानी पीजिए। अगर आपको लगता है सुबह उठ के थोड़ा सा, नीलेश जी कल हम बात करेंगे, आप बिल्कुल रिसेंटली अभी आप आज ने आज स्टार्ट किया, कल हम बात करेंगे। तो शायद अभी आप ज्वाइन हो गए हैं वंदना जी, नीलेश जी। जी ज्वाइन हो गए सर, सर आज ज्वाइन कर कल लिया पहले बात मैंने। कर लेंगे इनसे, उसके बाद से फिर इनको स्टार्ट करवाते हैं, है ना नीलेश जी, जी जी स्टार्ट कराते जी। हैं। तो हम्म। कई बार क्या होता है हम लोग सुबह उठ के 3 गिलास 4 गिलास पानी पी लेते हैं, ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। आयुर्वेद कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि अगर आपको प्यास है तो पानी पीजिए, अगर प्यास नहीं है तो पानी मत पीजिए। अगर आपको पीना ही है तो हार्डली आप आधा गिलास से 1 गिलास पानी पी सकते हैं, आधा से 1 गिलास पानी पीजिए, उससे ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन उन्होंने दिया है कि हमारे पेट में अग्नि है, जठराग्नि है, और ये जठराग्नि क्या करती है, खाने को पचाने का काम करती है। लेकिन जब आप लोग बहुत अधिक पानी पीते हो, ज्यादा पानी पीते हो, तो ये जठराग्नि मंद हो जाती है। जब जठराग्नि मंद हो जाएगी तो मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाएगी, और कभी भी मंदाग्नि वाला व्यक्ति जो है खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए जो है पानी आपको उतना ही पीना है जितनी आपको प्यास है, अननेसेसरी अपने आप को बस बेमतलब में पानी से मत भरते रहिए। ठीक है जी, पूछिए तृप्ति जी, जो पूछना है तो प्लीज पूछिए ना। मुझे लगता है शायद सबके सवाल कंप्लीट हो गए हैं। किसी का प्रश्न अगर है तो पूछिए प्लीज, राइट डाउन करिए। रेणुका जी बच्चे कितने बड़े हैं प्रश्न ये उठता है। और अगर अपने बच्चों को आप 1 मिनट अपने बच्चों को फलों का रस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अगर आप अपने बच्चे को फल दे सकते हैं तो आप अल्कलाइन वाटर भी दे सकते हैं। बेसिकली अल्कलाइन वाटर क्या है समझने का प्रयास कीजिए। फलों का रस क्या होता है? अल्कलाइन है। सेब का रस क्या है? अल्कलाइन है। यस। संतरे का रस क्या है? बाहर से एसिडिक है, अंदर अल्कलाइन है। नींबू क्या है? बाहर एसिडिक है, अंदर अल्कलाइन है। यस। अनार क्या है? बाहर एसिडिक है, अंदर अल्कलाइन है। तो अगर आप अपने बच्चे को नींबू दे सकते हैं, अगर आप अपने बच्चे को संतरा दे सकते हैं, अगर अपने बच्चे को नारियल पानी दे सकते हैं, तो अल्कलाइन वाटर भी दे सकते हैं। इसको इस तरह से बस सिंपल सा ये समझिए ना कि जो फलों में और सब्जियों में है वही तो अल्कलाइन में। तो अगर जो लौकी लौकी का यूरिक एसिड में हम कहते हैं कि यूरिक एसिड किसी को हो जाए तो लौकी का जूस पिला दीजिए। हम कहते हैं यूरिक एसिड का जूस, किसी को अगर यूरिक एसिड हो गया तो लौकी का जूस पिला दीजिए। लौकी का जूस क्यों पिला देते हैं भाई? लौकी के जूस में अल्कलाइनिटी ज्यादा है।
बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, लौकी का जूस बंदा पिएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्षारीय तत्व ज्यादा जाएंगे तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। आप अपना इनो लेते हो तो इनो में क्या है अल्टीमेटली, एसिडिक है। इनो में क्या है, इनो भी तो आपको एल्कलाइन करता है ना, आपके आपके जो पेट का जो है वो एटमॉस्फेयर एल्कलाइन कर देता है आपका। आप अपने घर में पैन 40 लेते हो, रेनिटिडीन लेते हो, ये सब क्या करते हैं, ये आपके जो पेट में एसिड बनता है उसको एल्कलाइन कर देते हैं। और क्या करते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है सर, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, निश्चिंत होकर ले सकते हैं। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आप लोग आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझ में आए होंगे, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है ये समझ में आया होगा। दो चीजों की बात मैं बोलना चाहूंगा, अपने खाने से जंक को खत्म कीजिए, अपने खाने से कोल्ड ड्रिंक को खत्म कीजिए, अपने पानी में अल्कलाइनिटी लाइए, थोड़ा सा पानी को अल्कलाइन करिए आप, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बंदा जी, कल मिलते हैं 11 बजे आपसे, ठीक है जी।